प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन राजपूत राज्यों में राजस्व प्रशासन एवं न्याय प्रशासन के विषय में चर्चा करेंगे। राजपूताना के विभिन्न राज्यों में राजस्व कर और भूमि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होते हुए कुछ बातें एक सी थीं। राज्यों की भूमि सामान्यतः खालसा, हवाला, जागीर, भोम और शासन में विभाजित थी। दीवान खालसा भूमि का प्रबंधन व नियंत्रण करता था। हवालदार हवाला भूमि की देखरेख करता था। जागीरदार जागीर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था। परगना हाकिम यह देखता था कि जागीरदार निश्चित वार्षिक कर समय पर राज्य के खजाने जमा करवा रहा है अथवा नहीं। भूमियों के नियंत्रण के स्वामित्व में राज्य की भूमि होती थी। वे निर्धारित राशि फौजबल अथवा भूम बाप के नाम से राज्य कोष में जमा कराते थे। शासन भूमि की उपज का भाग मंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों आदि के उपयोग हेतु पुण्यार्थ दिया जाता था। राजपूत राज्यों में यह मान्यता थी, भोगरा धनी राज हो, भोगरा धनी भांच हो। अर्थात भूमि तो जोतने वाले किसान की है, राजा केवल भूख का राजाधिकारी। राजा व जागीरदारों को द्वारा काश्तकारों को पट्टे दे दिए जाते थे, जिनका विवरण राज्य के रजिस्टर में दर्ज रहता थे, दाखला कहते थे। भू राजस्व का निर्धारण करने के अनेक तरीके थे। इसका निर्धारण भूमि के स्वरूप, फसल के प्रकार तथा काश्तकार की जाति के आधार पर किया जाता था। भूमि की उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रत्येक श्रेणी पर अलग अलग दरों से राजस्व वसूली की जाती थी। राजपूत राज्यों में वसूली के विभिन्न तरीके थे, जैसे लाटा बटाई। राजपूत राज्यों में लाटा अथवा बटाई पद्धति अधिक प्रचलन में थी। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी, खलिहान में इस तरह साफ कर ली जाती थी, तब एकत्रित अनाज के ढेर को तौलकर डोरी या रस्सी द्वारा नाप कर राज्य का हिस्सा निश्चित किया जाता था। कूंता कहीं कहीं अनुमान के आधार पर ही राज्य या भूस्वामी का हिस्सा निश्चित कर लिया जाता था। हलगत राजस्व निर्धारण के लिए कहीं गए हलगत प्रणाली प्रचलन में थी। इस प्रणाली प्रत्येक हल पर अर्थात एक हल से जोती गई भूमि पर राजकीय कर वसूल किया जाता था। एक हल से 50 से 60 बीघा भूमि जोती जा सकती थी। हल पर लगने वाले कर की दर हर जगह समान नहीं थी। कई बार हलगत की रकम सामूहिक रूप से जमा के नाम से पूरे गांव पर लागू कर दी जाती थी। मुकाता प्रणाली में राज्य की ओर से निश्चित किया जाता था प्रत्येक खेत पर नकदी या जिनसों के रूप में एक मुश्त कितना लगान देना है। डोरी इस प्रणाली में एक डोरी में नापे गए बीघे का हिस्सा निर्धारित करके लगान वसूल किया जाता था। गुगरी जब प्रति कुआं अथवा प्रति पैदावार की निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी जाती थी, तब उसे गुगरी कहते थे। रबी और खरीफ के लिए लगान की दरों में भिन्नता होती थी। राजस्व के वितरण के अंतर्गत जब तक उपज की बटाई नहीं होती थी, तब तक बलई और सहना खलिहान में धान की चौकीदारी करते थे। बटाई के समय हवालदार, कनवारिया, चौधरी, पटेल, पटवारी, कामदार जागीर क्षेत्र में और काश्तकार उपस्थित रहते थे। कनवारिया, सहना, बलई, पटवारी, तोला, चौधरी आदि समस्त लोगों को बटाई में से हिस्सा प्राप्त होता था। नेग बटाई के समय काश्तकार विभिन्न लोगों को अनेक प्रकार के नेग व लाग देता था। सुथार, लोहार, नाई, धोबी, दर्जी, नट, मेहतर, रेगर, चमार आदि को अनाज की ढेरी में से कुछ मुट्ठी अनाज दिया जाता था। कुछ अनाज मंदिरों में भेंट स्वरूप दिया जाता था। उपज की बटाई करने के बाद प्रायः किसान के पास इतना अनाज नहीं बचता था कि साल भर परिवार का काम चल सके, इसलिए किसानों को अन्य कारणों से आय करनी पड़ती थी। लाग बाग जागीरदार अपनी जागीरों में किसानों, चरवाहों और विभिन्न प्रकार के कार्य करने वालों से विभिन्न प्रकार की लाग बाग वसूल करते थे। लाग कर को और बाग बिगार को कहते थे। विभिन्न प्रकार के अन्य करों के अंतर्गत गृह कर, घास भरी, व्यावसायिक जातियों पर लगाए गए कर, पेशकशी, नजराना, अंग, फौजबल, रखवाली, भाच, जुर्माना, टकसाल, कारखाना, न्योता, विवाह, त्योहार, जकात, सायर, व्यापारियों पर लगाए गए कर, बिक्री कर, वन, खान, नमक आदि पर लगाए गए करों से राज्य को बहुत आय होती थी। इसके अतिरिक्त जागीरदारों से निश्चित राशि उपलब्ध होती थी। जागीरदार किसानों और अन्य लोगों से वसूल किए गए करों में से राज्य को नजर, हुक्मनामा, खड़गबंदी, तागीरात, रेख, पेशकशी, नजराना, न्योता, बेतलबी शुल्क आदि देता था। इस कारण राजपूताना की जनता करों के भार से बुरी तरह दबी हुई थी। करों में छूट की व्यवस्था भी थी। अकाल, सूखा, महामारी, अन्य दैवीय प्रकोपों के अवसर पर राजा किसानों को हासिल में छूट देता था। छूट की मात्रा 3 प्रकार की होती थी: चौथाई, आधी और पूरी। राजकीय आय का व्यय मुख्यतः राजा, राजपरिवार के सदस्यों, डेयरियों की देखभाल, राजकीय कारखानों के संचालन, उनकी व्यवस्था, राजकीय कार्यालयों, न्यायालयों के संचालन, राज्य कर्मचारियों के वेतन, महलों एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, सिरोपाव, इनाम, दान पुण्य, षट दर्शन आदि पर व्यय होता था। राजा सेना पर बहुत कम धन व्यय करता था, क्योंकि सेना का अधिकांश भाग की पूर्ति सामंतों की सेना से होती थी। वे स्वयं उसका खर्च वहन करते थे। राजपूत राज्यों में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत
न्याय का आधार, दंड का आधार प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र थे। परंपरा, रीति रिवाज, देशाचार को भी मान्यता दी जाती थी। गाँवों में न्याय व्यवस्था का कार्य ग्राम चौधरी पटेल करते थे। ग्राम पंचायत, जातीय पंचायत द्वारा भी न्याय का कार्य किया जा सकता था। पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध परगना अधिकारी या राजा को अपील की जा सकती थी। परगनों में न्याय का कार्य हाकिम, आमिल या हवलगिर करता था। हाकिम को दीवानी फौजदारी संबंधी समस्त मामलों की सुनवाई का अधिकार था। नगरों में न्याय व्यवस्था कोतवाल करता था। जागीरों में न्याय व्यवस्था, जागीर से परगना हाकिमों के समान बड़े जागीरदार को अधिकार प्राप्त थे। कहीं कहीं सामंत स्वयं दीवानी फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। राजधानी में न्याय व्यवस्था, परगना हाकिम के निर्णय के विरुद्ध दीवान के समक्ष अपील की जा सकती थी। सामान्यतः दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था, किंतु कुछ मामलों में फौजदारी मुकदमों को भी निपटाता था। राजा के समक्ष सीधे वाद प्रस्तुत किया जा सकता था और दीवान के निर्णय के विरुद्ध राजा के समक्ष अपील भी की जा सकती थी। दीवान जहां हाकिम के निर्णयों की अपील सुनता था और दीवान के निर्णयों की अपील राजा सुनता था। राजा वादी प्रतिवादी गवाहों को सुनने के बाद न्याय करता था। न्याय विशेषज्ञों से वो सलाह भी लेता था। राजपूत राज्यों में दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। विभिन्न अपराधों के लिए अंग भंग, देश निर्वासन, कारागार, जुर्माना, शिरोच्छेदन अथवा मृत्युदंड भी दिए जाते थे। राज्य में कारावास बने होते थे। मुसलमानों को शरीयत के अनुसार न्याय मिलता था। राजपूत राज्यों की सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सेना का गठन और रख रखाव सामंतों द्वारा किया जाता था। राजपूत सैनिक परंपरागत रूप से तीर, कमान, तलवार और भालों का प्रयोग करते थे। पीठ पर तीरों के लिए तरकश और शरीर की रक्षा के लिए ढाल बांधते थे। सेना के अंग चतुरंगिणी सेना कही जाती, जिसमें रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदल सेनारूपी 4 अंग होते थे। रण क्षेत्र में प्रयोग के लिए हल्की तोपें बनवाई जाती थी। गजनाल जो हाथियों पर ले जाई जाती थी, शत्रुनाल जो ऊँटों पर लादी जाती थी। तोपखाने का अधिकारी दरोगा तोपखाना होता था। राजपूत तोपची अथवा गोलंदाज बनना पसंद नहीं करते थे, इसलिए मुल्तान, गोंडवाना, बुरहानपुर आदि स्थानों से प्रशिक्षित गोलंदाज बुलाकर सेना में रखे जाते थे। सैनिक पदाधिकारियों के अंतर्गत पैदलपति, गजपति, अशोपति अलग अलग पदाधिकारी होते थे। मुगलों के प्रभाव से सैनिक अधिकारियों को दरोगाए पोलखाना, दरोगाए सिलह, पोसेखाना, दरोगाए शत्रुखाना, शमशेरबाज, बंदूकची, किलेदार आदि कहने लगे थे। बीकानेर राज्य में दरोगा के स्थान पर फौजदार होता था। फौजदार की सहायता के लिए हवलदार और दरोगा नियुक्त किए जाते थे। पश्चिमी राजस्थान में ऊंट सवारी के दस्तों का काफी महत्व था। इस विवेचन से निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि मध्यकाल में राजपूत राज्यों की प्रशासन व्यवस्था प्राचीन क्षत्रियों की शासन व्यवस्था पर आधारित थी, किंतु मुगलों के प्रभाव के कारण उनमें समयानुकूल अनेक परिवर्तन आ गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।